ऑफलाइन के माध्यम से निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज का हमारा यह कार्यक्रम अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट एंड इंटरवेंशन पर आधारित है। आज के कार्यक्रम के में हमारी मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ी हुई हैं मैडम डॉक्टर आर शिल्पा मनोगना मैम, जो कि आप लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन NIPID तेलंगाना में कार्यरत हैं। मैम का दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आज हमें मैम को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैम का CRC लखनऊ परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वागत करते हैं आदरणीय श्रीमती मीना कुमारी शर्मा मैम का, डायरेक्टर PUD NI EPPD, जो कि आप निदेशिका के पद पर कार्यरत हैं। आपके मार्गदर्शन से हम कार्यक्रम को संचालित करने में सफल होते हैं। आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का, निदेशक CRC लखनऊ। सर आपके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सक्षम हो पाते हैं। सर आपके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन से कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल हो पाते हैं। सर आपकी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग आपके कारण प्रत्येक दिन एक नई अचीवमेंट के लिए निरंतर प्रयासरत। आज आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर आप आए और मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ी मैडम डॉक्टर आर शिल्पा मनोगना मैडम का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसारित करें। आदरणीय डायरेक्टर सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। शिल्पा मैम, यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी? You are not. Unmute your mic, please. Yes, I am comfortable in it. No. Because most of the audiences, they are from Hindi belt. No, I speak Hindi. It is the question whether they'll understand my Hindi or not. It is fine. If you speak Hindi, they will understand. Anyways, this is आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार में, जिसका टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अक्षमता की समझ, उसका आकलन कैसे करेंगे, उसका हस्तक्षेपण की प्रविधियां क्या होंगी, स्ट्रेटजीज क्या होंगी। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार में आज मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आर शिल्पा मनोगा मैडम का, जो कि लेक्चरर है स्पेशल एजुकेशन निपिट सिकंदराबाद में। मैडम बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने CRC की तरफ से। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका भी बहुत स्वागत है, जो आज इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राजीव जी, नागेश, सविता जी और सीमा जी, आपकी प्रति भी बहुत आभार है। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम निपिट के साथ मिलके और जो भी स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके हो, बिकॉज लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और उनके असेसमेंट को लेके और किसे लर्निंग डिसेबिलिटी माना जाए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं कभी भी मेरे पेरेंट्स को भी पढ़ाई लिखाई कभी नहीं हुई, मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। अगर मुझे भी समस्या आ रही तो क्या मुझे भी लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, या जिसको वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर कॉमनली पाए जा रहे हैं तो उनमें क्या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और पेरेंट्स कैसे समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को, स्कूल टीचर कैसे समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को, स्टेक होल्डर कैसे समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी को, उनके असेसमेंट करने के तरीके को, और फिर एज ए रिहैब प्रोफेशनल, मैं आज अगर स्पेसिफिकली इस वेबिनार की बात करूं तो एज ए रिहैब प्रोफेशनल हम लोग की इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी। फिर
हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन पे काम भी कर रहे हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और फिर इनका इंटरवेंशन करने के लिए हम सब लोग मिलके कौन से मॉडल पे काम करेंगे, कौन से अप्रोच पे काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरी सी एक सीरीज लर्निंग डिसेबिलिटी पे चलाई जानी चाहिए जो इसके अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करे, और इसके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पूरी कंट्री में उनको इनवाइट करके और असेसमेंट पे, आइडेंटिफिकेशन पे, इंटरवेंशन पे, इनके अवेयरनेस पे और इनके जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उस पे हम लोगों को चर्चा किए जाने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर us professionals, even for the students, even for the human resources, those who are coming in our sector, those who are pursuing any course in our sector, whether it is special education or any therapeutic और clinical courses, उनको भी जानने के लिए ये उनको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। शिल्पा मनोगा मैडम जुड़ी हुई हैं, वो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। मैडम, मैं आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करता हूँ और हमारे कोऑर्डिनेटर्स को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. Can we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for giving me this opportunity. Special thanks to the director of CRC Lucknow and the program coordinators for organizing this series, lecture series, which will be benefiting for a lot of people. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और स्पेशली असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, जो कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब 1 घंटे में इसको कंसाइज करके अगर बोलना है, आई डू नॉट नो हाउ मच जस्टिस आई एम गोइंग टू डू। और जैसे कि मैंने बताया, मैं ऐसे ही हिंदी में बात करूंगी। आई होप जहाँ पे भी ग्रामर एरर्स है वो आप लोग इग्नोर करें। अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स of what I am going to share with you, I think that should be fine. Just let me know, Seema, if you are able to see the PowerPoint. I am sharing the screen. Are you able to see? Yes, ma'am. Yes. Okay, I am making it into full screen mode. Is it visible? Yes, full ma'am. screen mode में आ गया? Okay. Yes, ma'am. I think we are all good to go. तो असेसमेंट एंड इंटरवेंशन में जाने से पहले सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसलिए हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे आज बहुत ही ब्रीफ वे में। लीगल डेफिनेशन ऑफ एसएलडी इन इंडिया, मतलब क्योंकि हम भारत में रहते हैं और फिर हमारे जो लीगल डेफिनेशन है एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा असेसमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। देन ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें ठीक से समझ में नहीं आता है तो एसेस जब कर रहे हैं हम किस चीज को देखना चाहते हैं, किस चीज में बच्चे दिक्कत हो रही है या चैलेंज हो रही है, मुश्किल हो रही है, वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही ब्रीफली हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएलडी रहते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से क्या हम देख पाते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और एसएलडी होने की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है किसी के जीवन के ऊपर, उसके बारे में भी थोड़ा सा 5 मिनट शायद हम स्पेंड करेंगे उसको डिस्कस करने के लिए। देन वी विल टॉक अबाउट असेसमेंट ऑफ फर्स्ट सर्टिफिकेशन ऑफ एसएलडी एंड इंटरवेंशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आप लोग ये एक्ट ऑलरेडी सब लोग जानते हैं तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाती हूँ। 2016 में सबसे पहली बार एसएलडी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ डिसेबिलिटी, एंड डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली ये बोलता है कि ये जो डेफिसिट है इट इज अ डेफिसिट इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। मतलब ये मेन तरीके से लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है जिसकी वजह से
लर्निंग में हम बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। तो स्पोकन लैंग्वेज में हो सकता है, रिटन लैंग्वेज में हो सकता है, उसकी वजह से बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होता है समझने में, ओके, बात करने में, पढ़ने में, लिखने में, स्पेलिंग्स में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में इन लोगों को डिफिकल्टी होती है। और इसमें ये सारी कंडीशंस भी इंक्लूड है। आप डिस्ग्राफिया बोल दो, डिसलेक्सिया बोल दो, या फिर परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज बोल दो, ये सब भी एसएलडी के अंदर ही आते हैं। ये अलग कंडीशंस नहीं है, दे आर ऑल coming under the broader umbrella of SLD, okay? And एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसमें तो डेफिनेशन तो यही पे खत्म हो गया, बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो किसी भी सेंसरी इंपेयरमेंट की वजह से या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये डिफिकल्टी नहीं होती है। मतलब मैं देख नहीं पाता हूँ इसीलिए मुझे लिखने में, पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। मतलब आप देख भी अच्छे से पा रहे हो, सुन भी अच्छे से पा रहे हो, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज भी अच्छे हैं, आपका आईक्यू भी अच्छा है, उसके बावजूद भी बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो रीडिंग में, राइटिंग में बहुत ही अच्छा है पर उसको सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है, ये सारे कंडीशंस एसएलडी के अंदर आता है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ब्रीफली, मैंने ज्यादा स्लाइड्स नहीं लगाया इसके लिए। ये है कि सबसे पहले ये चीज हम हर एक बच्चे में, ऑलमोस्ट ऑल मेजॉरिटी ऑफ इन ऑल चिल्ड्रन वी नोटिस दिस, इन लोगों को अटेंशन की डिफिकल्टी होती है। Children with SLD या फिर learning difficulties have a lot of difficulty in attention and concentration. मतलब किसी भी टास्क में उनको ध्यान दे पाना is a little difficult. Then reading difficulties, आप देखोगे कि बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम 5वीं क्लास में है, बट अगर आप सेकेंड क्लास का भी कुछ पैराग्राफ दे दोगे, 2 लाइन दे दोगे, तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आता है। Okay, then you will also see that poor motor coordination is there. Motor coordination इसलिए आप देखते हो कि ये बच्चे थोड़े से clumsy हैं, clumsy in sense ठीक से कोई भी चीज उठाते हैं तो ठीक से नहीं रख पाते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं होती है, कौन सा स्पेस के हिसाब से, अपना बॉडी का हिसाब से वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्या ये चीज यहाँ पे फिट हो सकती है। देन they have difficulty in very fine coordinations like shoelace करने में, बटनिंग करने में आप देखोगे कि बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। या फिर आप कुछ पेपर्स दे दिए, पेपर्स को पूरा समेट के स्टिपल करने में कभी कभी किस बच्चों को दिक्कत आता है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेरी फाइन motor and eye hand coordination. Then written language, बहुत सारे बच्चों में ये हमने नोटिस करते हैं कि एसएलडी बच्चों में या फिर लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चों में ये लैंग्वेज डिफिकल्टीज होते हैं। हमारा डेफिनेशन भी यही कहता है कि इट इज अ डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज जहाँ पे बात लैंग्वेज की जब आ जाती है तो डेफिनेटली हमारे ये एसएलडी के बच्चों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है। तो most of the time लिखने में उनको डिफिकल्टी होता है। You will see that sometimes they write the letters in inversions, reversals, जहाँ पे कोई भी लेटर की जरूरत नहीं है वहां पे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे या ऐड कर देंगे, किसी लेटर को बेमतलब बहुत ही ज्यादा लिखने की कोशिश कर देंगे। तो लैंग्वेज में, राइटिंग में उनको डिफिकल्ट है, ओरल लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है। मतलब बात करते वक्त आप देखोगे कि उनका वोकैबुलरी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा एज रिलेशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड दिखता है, या फिर उस लैंग्वेज को, ओरल लैंग्वेज को समझने में भी उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जैसे हम सरकास्टिकली कुछ बात कर दिए या फिर हम दूसरा मीनिंग से कुछ बात कर लिए, तुरंत वो कैच नहीं कर पाते कि किस मतलब से इन्होंने
ये कहा है। एंड डेफिनेटली सोशल स्किल डेफिसिट्स, सोशल स्किल्स में भी इनको प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट्स, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, इन सब में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखते हैं अच्छे से है, उनका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में भी गड़बड़ होता है। जब मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी इंसान जो है, we receive a lot of information from our environment. Okay, तो इंफॉर्मेशन हम कैसे रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं। तो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, then other sensory organs also support us, you know, in understanding various stimuli which are present in the environment. तो ये तो हो गया receiving the stimulus. स्टिमुलस रिसीव होने के बाद क्या होता है? Then the brain processes it. Okay, कि क्या इस चीज को मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा है? तो ब्रेन के जो भी अंदर है, you know, the entire processing starts. Yes, लोकेट कर लिया, हाँ ये मैंने इस तरह देखा है, इसको ये कहते हैं, एंड तुरंत रिकॉल हो गया, तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि ये चीज है। बट इन बच्चों को क्या होता है? ये प्रोसेसिंग में डिफिकल्टी होता है। सेंसरी इनपुट में कोई डिफिकल्टी नहीं है, जब प्रोसेसिंग डिफिकल्टी हो जाएगा तो नेचुरली आउटपुट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव ऑडियो विजुअल परसेप्शन इश्यूज। ओके, तो अभी हम ब्रीफली टाइप्स देखेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं कि मेजर टाइप्स जब हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्काल्कुलिया है, अफेसिया है। ओके, तो डिसलेक्सिया बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग और हियरिंग। बहुत टाइम ना डिसलेक्सिया बहुत ही सिंपल वे में बोलते हैं, इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर बोल के बोल देते हैं, सही है, ये रीडिंग डिसऑर्डर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, मतलब जो भी हम पेपर में दे दिया, बुक में दे दिया, उसको पढ़ने में दिक्कत है ना, इनको सुनने में भी दिक्कत है, जो सुनते हैं उसको समझने में दिक्कत है, जो पढ़ रहे हैं उसको समझने में दिक्कत है, और जो भी ये लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने में दिक्कत है। इसकी वजह से आप देखोगे कि इनको स्पेलिंग में भी, राइटिंग में भी डिफिकल्टी होती है। डिकोडिंग, ब्लेंडिंग वगैरह ये सब नहीं आता। विदाउट डिकोडिंग, ब्लेंडिंग जो रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। कोई भी भाषा ले लो आप, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, हम हर चीज इंग्लिश में थोड़ी पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर है हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी अगर पढ़ना आना चाहिए तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? अक्षर ज्ञान होना चाहिए, लेटर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, राइट? तो ये सब अगर नहीं आता है तो कैसे मतलब पढ़ना आएगा? तो इस चीज की, इसकी वजह से आप देखोगे कि ये बच्चे जो है थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, बिकॉज बेसिक रीडिंग और राइटिंग में डिफिकल्टी हो रही है, स्पेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है। नेचुरली स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सारा नोट्स बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो बच्चे को बोर्ड के ऊपर से लिखने में दिक्कत होता है, अपने कॉपी में राइट करने में। देन जो होमवर्क है, होमवर्क करने में, असाइनमेंट्स करने में भी दिक्कत होता है। देन the second type, important type is dysgraphia. Dysgraphia जैसे कि यहाँ पे ग्राफिया का मतलब है it is related to writing, तो dysgraphia में these children have a lot of difficulty in writing. Without writing हमारा education system में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मतलब रीडिंग, राइटिंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन कॉल देम एज most important events without which you cannot complete your education, है ना? तो जब भी लिखने का बात आ जाता है तो कुछ बच्चों में, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में ये सब मैं जो अभी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया या फिर जो दिक्कतें मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारे बच्चों में, सारे एसएलडी बच्चों में रहेगा, नो, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों में हम कुछ नोटिस करेंगे,
कुछ बच्चों में कुछ नोटिस नहीं करेंगे। ओके, तो इन लोगों को लिखने में बहुत डिफिकल्ट होता है, और जो लिख रहे हैं उसको पढ़ने में समझने में भी प्रॉब्लम होता है। और जैसे ही हम लिखने का एक्टिविटी दे देते हैं, उनके लिए वो बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल काम लगता है उस चीज को कंप्लीट करने में। मतलब 5 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने में ये बच्चों को शायद 40-50 मिनट लग जाए, वो भी कॉन्स्टेंटली हमें पुश करना पड़ेगा। एंड इन बिटवीन यू विल सी दैट द चाइल्ड इज मिसिंग अ लॉट ऑफ लेटर्स, मिसिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, लाइन पे नहीं लिख रहे हैं, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन में शुरू किया तो एक कर्व बन गया, मतलब तो ये सेकंड लाइन के शब्द जो है वो पूरे 4th लाइन में आके मिक्स हो गए, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज उनको स्पेशल ओरिएंटेशन भी नहीं रहता। इसकी वजह से they tend to avoid to take up any kind of a writing task. Then तीसरा है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में जैसे आप देख रहे हो, नंबर वर्क, मैथमेटिकल वर्क में उनको डिफिकल्टी होता है। फैक्ट्स रिमेम्बर करने में, जैसे हम लोग सब बचपन में 1 से 10 टेबल्स तो ऐसे मतलब याद करते, रट्टा मार मार के याद करते, किस नींद में से भी उठा के पूछ लेंगे ना तो भी हम बोल पाते हैं। बट इन बच्चों को ऐसे मैथमेटिकल फैक्ट्स को याद रखने में और फिर उन चीज को अप्लाई करने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो दे विल नॉट बी एबल टू, और दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज डूइंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उनको ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लगते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे अवॉइड, मतलब मैथ्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आया, मैडम मुझे भी बचपन में मैथ्स पसंद नहीं था, मैं भी मैथ्स होमवर्क करने से हमेशा एस्केप करता था, या फिर मुझे भी मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे। नहीं, यहाँ पे ये बात हम जनरलाइज, ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इनको टिपिकली यू विल सी दैट दे हैव रिवर्सल्स, दे हैव इन्वर्शंस, नंबर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, बेसिक फैक्ट्स को भी ये लोग नहीं याद रख पाते हैं। इट बिकम्स वेरी 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 स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस फॉर देम टू डू अ सिंपल मैथमेटिकल एक्टिविटी। आपको शायद दिक्कत होगा ट्रिग्नोमेट्री करने में, अलजेब्रा करने में, या फिर कुछ और करने में, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देन डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जैसे पहले भी बताया कि ये लोग थोड़ा क्लमजी है, मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर मूवमेंट्स इनके बहुत ही क्रूड रहते हैं। ये डिस्प्रैक्सिया उसी चीज का है। आप देखो इन ऐसे बच्चों को आप देखते हैं कि उनको जहां पे भी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की बात आती है, आप देखोगे कि इन बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। तो जैसे हो गया आर्ट क्लास, हो गया क्राफ्ट क्लास, हो गया, वहां पे तो सब पूरा फाइन मोटर एक्टिविटी करना है ना। म्यूजिक क्लास हो गया तो फाइन मोटर एक्टिविटी तो है वो, या तो स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में भी ग्रॉस मोटर भी है, फाइन मोटर भी है। ओके, तो सिंपल मूवमेंट्स करने में भी ना उनको डिफिकल्टी होता है, बैलेंस करने में, इन सब में डिफिकल्टी होता है। ओके, तो ना किसी भी एक बच्चे में जब एसएलडी होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं सबसे पहले तो एकेडमिक डिफिकल्टीज, मतलब उनके स्टडीज में, उनके एकेडमिक डोमेन में आप देखोगे कि एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्यों डायरेक्ट इम्पैक्ट? क्योंकि मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इसमें डिफिकल्टीज हो जाते हैं। रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स करने में, बात करने में, सब में इन लोगों को आप देखोगे कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। देन इसकी वजह से ये जो एकेडमिक डिफिकल्टीज होते हैं उसकी वजह से इट विल अफेक्ट द सोशलाइजेशन। क्यों सोशलाइजेशन में इफेक्ट होता है? बच्चा है, उसको नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस है। एवरेज इंटेलिजेंस जब है तब क्या होता है?
बाकी सब बच्चों को समझ में आ जाता है कि, और इसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। फ्रेंड्स अगर बने तो बहुत ज्यादा टीजिंग हो जाता है, बुलिंग हो जाता है, तो इमोशनल इम्बैलेंस घर में भी उसकी वजह से फिर क्या होता है, फैमिली में भी स्ट्रेस हो जाता है, सिबलिंग से भी सिबलिंग डिमोटिवेशन हो जाता है। लाइक देखो तुम्हारी बहन कैसे कर रही है, इतना अच्छे से पढ़ रहा है, तुमको क्यों नहीं आ रहा है, इतनी सिंपल चीज तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और फिर disturbance in the family, that also leads to a lot of depression and other psychosocial aspects. और फिर बड़ी मुश्किल से जब कंप्लीट कर लेते हैं और फिर काम करने के एज में आ जाते हैं, तो you will also see that all this having in the employment also. Okay, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, या फिर मेमोरी, कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम है तो उसको कैसे मैनेज करें, इनमें भी इन लोगों को डिफिकल्ट। तो ये दीज आर ऑल नॉट आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग चीजें नहीं है ये, मतलब एक की वजह से दूसरे के ऊपर फर्क आता है, इसकी वजह से बाकी सब चीजों के ऊपर भी आप फर्क देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या मैडम कि सिर्फ एसएलडी बच्चों में ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसएलडी बच्चे बहुत ही they do it in a very very fantastic way. Okay, fantastic इसलिए बोल रही हूँ कि आप you will be surprised to see that अरे ऐसा भी है क्या बोल के। First thing, they are very unique thinkers और creativity, इसमें इन लोगों को कोई कमी नहीं रहती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है ना, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करना है ना, this is very these children are very good at that. And problem solving skills आप देखते हो, because see, remember over here persons with intellectual disabilities में cognitive limitation होता है, but specific learning disability के बच्चों में average IQ होता है, above average IQ होता है, some बच्चों में तो और हायर इंटेलिजेंस होता है, उसके बावजूद भी उनको किसी एक छोटे मोटे क्षेत्र में ना उनको लर्निंग में डिफिकल्टी होता है। देन दे आर वेरी मोटिवेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, extremely hardworking, they have a strong willpower, determination to overcome the difficulties, to do the things they have taken up, and above all they are very empathetic because they understand वो किस चीज से गुजरे हैं, उनको किस चीज से लर्निंग में प्रॉब्लम हुआ है, वो क्या क्या सिचुएशंस फेस किए हैं, बिकॉज वो दे अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन एंड अदर पीपल अराउंड देम। ओके, नाउ वी आर स्लोली एंटरिंग इनटू द असेसमेंट पार्ट। ओके, तो यहाँ तक हमने ये जानने की कोशिश किया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, उनका क्या characteristics है and types है, and now we are trying to enter into the assessment part। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन में the director was also telling that कैसे हम स्क्रीन करें, किस तरीके से हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। हमको रुकना नहीं है कि परमानेंट डायग्नोसिस के तक हमें वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्क्रीनिंग जितनी जल्दी हम करें उतना अच्छा होता है, एंड देन स्क्रीनिंग शुड ऑलवेज लीड अस टू अ प्रॉपर कंक्लूजन कि क्या भाई ये बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टी है कि नहीं है, या क्या मैं इसको आगे की असेसमेंट के लिए भेजूं ना, या फिर ये नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली ओके, और इन डेप्थ असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम कोई भी स्क्रीनिंग करते हैं ना, हमें कल्चरली और लिंग्विस्टिकली रेलेवेंट टूल यूज करना है। अब सोच लो, मैं
लेके आ रही हूँ एकदम बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीनिंग टूल जो इंग्लिश में है। और मैं टिपिकली एक रूरल एरिया में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई भी एक्सपोजर नहीं है बच्चों को, वहां पे अगर मैं आके टेस्ट करूंगी तो वो सारे बच्चे एलडी में आ जाएंगे। तो हमारा स्क्रीनिंग टूल सिलेक्शन गलत हो गया वहां। ओके, तो एंड स्क्रीनिंग का पर्पस तो ये नहीं है कि आप डायग्नोस करो। Screening is only to tell you whether the child requires further assessment or not, and further assessment करने के बाद ही हम उसको पक्का डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ ये SLD है, ये नहीं है। ओके, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि स्क्रीनिंग टूल जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो सही तरीके से कल्चरली लिंग्विस्टिकली अप्रोप्रिएट है जिस बच्चे को मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ। ओके, बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आई विल डिस्कस टेल यू सम ऑफ देम। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एपिड ने भी 3 स्क्रीनिंग चेकलिस्ट बनाया है टू स्क्रीन द प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, टू स्क्रीन द प्रॉब्लम्स इन राइटिंग एंड ऑल। हम यूज कर सकते हैं उसको। नाउ स्क्रीनिंग करने के बाद आता है हमारा एक्चुअल असेसमेंट। हमको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस चाइल्ड रिक्वायर्स फर्दर असेसमेंट। तो SLD का असेसमेंट किसी एक पर्सन से नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग में है कि हाँ हमने भेज दिया साइकोलॉजिस्ट के पास कि SLD है कि नहीं है, हमने डॉक्टर के पास भेज दिया, पीडियाट्रिशियन के पास, तो वो बता देंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं। नो, इट रिक्वायर्स अ टीम अप्रोच। इसलिए मैंने यहाँ ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब हमको टीम चाहिए टू करेक्टली assess and diagnose that the child is having multiple specific learning difficulties or disability. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के बगैर ये असेसमेंट और डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम आ रहे हैं, तो हम जब असेस करेंगे, हम जब बोल रहे हैं कि एक टीम एफर्ट है, एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, तो क्या प्रोसेस है। एंड मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ ये मेरा कहा हुआ प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया गया है, गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं, गेजेट बनाया गया है RPWD एक्ट के रूल्स के बाद, सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस, असेसमेंट गाइडलाइंस दिया गया है, उसके हिसाब से ही हमें फॉलो करना है। ये नहीं है कि हाँ हैदराबाद में मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लखनऊ में कोई दूसरा तरीका अपना रहे हो और असम में कोई दूसरे तरीके से कर रहा है। नो, ऐसा नहीं। एक यूनिफॉर्म पैटर्न और यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट ने दिया है, उसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। ओके, तो ये मल्टी स्टेज प्रोसेस में क्या है। सबसे पहले स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कौन करेगा। स्क्रीनिंग करेंगे सबसे पहले टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो नोटिस करते हैं कि बच्चों में ये डिफिकल्टी है, बच्चे को राइटिंग में डिफिकल्टी है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा इन्वर्सल्स कर रहा है, रिवर्सल्स कर रहा है, या फिर बहुत सारे ओमिशंस कर रहा है जब पढ़ रहा है। तो टीचर नोटिसेस एंड अप्लाइज स्क्रीनिंग टू। ओके, एंड देन a second level screening is done by the principal of the school. तो स्कूल लेवल पे जब स्क्रीनिंग हो जाता है और दोनों एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आएंगे कि हाँ दिस चाइल्ड नीड्स फर्दर असेसमेंट, देन दे वुड बी रेफरिंग देम टू द प्रोफेशनल्स फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस। तो यहाँ पे टीम अप्रोच है। ओके, टीम अप्रोच में 3 स्टेप्स है। मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है टू सर्टिफाई एंड लेट अस सी हाउ इट इज डन। ओके, तो मैंने बताया कि स्क्रीनिंग कमिटी इज टू बी हेडेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल। ओके, और कब स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करना है क्लास 3 में। इसका एक छोटा सा जस्टिफिकेशन है क्यों क्लास 3 में, क्यों हम क्लास 1 में स्क्रीन नहीं कर सकते। ये माना जाता है कि बच्चे को, स्टूडेंट को एटलीस्ट 3 साल तो एक लर्निंग एंड एजुकेशनल एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में रहना जरूरी है बिफोर वी कंक्लूड और डायग्नोज दैट द पर्सन इज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी।
मतलब अभी स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया और हम उसके ऊपर लेबल लगा रहे हैं कि हाँ इसको कुछ नहीं आता, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, ये सही नहीं है। ओके, हम वेट करते हैं थर्ड क्लास तक, क्योंकि मतलब दिस इज गिविंग द चाइल्ड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू एसिमिलेट थिंग्स। उसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं तब जाके कर सकते। तो ओनली एट क्लास 3 लेवल और एट द एज ऑफ 8 years तभी स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस है। हाँ, हमने स्कूल में आइडेंटिफाई कर लिया, स्क्रीन कर लिए हैं हमने, और हमको मालूम है कि इस बच्चे को इस विषय में प्रॉब्लम है, अभी हमको इन डेप्थ असेसमेंट चाहिए। तो कौन करेगा सबसे पहले एसएलडी का? सबसे पहले असेसमेंट इज डन बाय द पीडियाट्रिशियन, और अभी तो साइकियाट्रिस्ट को भी ऐड कर दिए हैं। ओके, एंड देन they do a complete detailed neurological examination including hearing and vision assessment। और hearing and vision assessment क्यों करना है? Remember, हमने definition डिस्कस करते हुए मैंने बताया है कि ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, this should not be because of any other sensory impairment or any other critical medical impairment और ए मेडिकल कंडीशन। तो ये कौन रूल आउट करेगा? ये रूल आउट करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल, कुड बी अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और अ पीडियाट्रिशियन और अ साइकियाट्रिस्ट। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आईक्यू असेसमेंट। आईक्यू असेसमेंट करना है कि क्या सही में द चाइल्ड इज एसएलडी और नॉट इज डिटरमिन्ड। और यहाँ पे क्या यूज करना है? हमें यूज करना है टेस्ट मिसिक, बैलेंस इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, जो इंडियन एडाप्टेड वर्जन है, या विस्क 3। विस्क इज वेशलेस स्केल फॉर चिल्ड्रन, वेशलेस इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, थर्ड एडिशन है ये। ओके, तो ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एज पर आवर गैजेट। ओके, इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है। एंड IQ should be above 85, मतलब 85 के कम में है तो the learning difficulty might be due to cognitive limitations. Okay, the child may be a slow learner or may have a risk of global developmental delay. Okay, but अगर IQ 85 के ऊपर है और बच्चे को ये डिफिकल्टीज है, तो भाई हमारा एकदम से जो ये है कि हाँ दिस माइट बी एसएलडी, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नाउ यहाँ पे होता है एसएलडी असेसमेंट, जो स्पेसिफिक साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करना है, और उसमें ही हमें पता लगता है कि क्या ये एसएलडी है कि नहीं है। और इस स्टेप में हम यूज करते हैं निमहांस एसएलडी बैटरी। निमहांस जो बैंगलोर में है, उसने एसएलडी बैटरी बनाया है विच हेल्प्स इन डायग्नोसिंग दैट द चाइल्ड इज हैविंग एसएलडी और नॉट, लर्निंग डिसेबिलिटी और नॉट। तो निमहांस एसएलडी बैटरी में अगर आप देखते हो तो 2 लेवल्स है। एक लेवल है 5 to 7 years, जो स्क्रीनिंग के लिए, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। लेवल 2 जो है, ओके, 8 to 12 years, ओके, 8 to 12 years के लिए यूज करते हैं। एंड 12 years बोले तो बच्चा विल बी अराउंड इन 7th क्लास। ओके, सॉरी यहाँ पे एक ज्यादा लाइन आ गया है, 8th क्लास में 7th क्लास में रहेगा। ओके, या फिर 12th कंप्लीट होते होते तो 8th में आ ही जाएगा। ओके, बट दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन कर्नाटका स्टेट सिलेबस एंड वाज standardized across the Karnataka state population। और इसमें ये सारी डोमेन्स को हम एसेस करते हैं। ओके, अटेंशन को एसेस करते हैं, रीडिंग को एसेस करते हैं, स्पेलिंग को एसेस करते हैं, परसेप्चुअल मोटर एबिलिटीज को, मेमोरी को, अरिथमेटिक स्किल्स को हम एसेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ 8 साल, जैसे कि हमारे गजट ने बताया, 8 साल के उम्र में या क्लास 3 लेवल में ही हमें एसेस करना चाहिए, उसके पहले हमें कोई भी डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। तो एसएलडी एनहांस का एसएलडी बैटरी इस्तेमाल करने के बाद हमें एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि whether the child is having disability, learning disability or not. Then comes the role of the medical board. तो मेडिकल बोर्ड में ये सब करने के लिए कौन करेगा? Who will do the assessment? Okay,
डेफिनेटली मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ओके, या फिर कोई सिविल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट जो है एज नोटिफाइड विद द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो कि रूल आउट करते हैं कि कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू नहीं है। देन आईक्यू असेसमेंट के लिए क्लिनिकल या रिहैब साइकोलॉजिस्ट। देन एसएलडी असेसमेंट के लिए कौन करेगा? स्पेशल एजुकेटर या फिर टीचर who is specifically trained in the assessment of specific learning disability, then or an occupational therapist, okay। तो ये हो गया हमारा multidisciplinary team who should be involved in the assessment and the diagnosis of learning disability condition, okay। तो ये जो बाहर आजकल हो रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि बच्चा थोड़ा कुछ आंसर नहीं सीख पाया तो नहीं मैम इसको मेमोरी इशू है, शायद इसको एलडी है, नहीं ये ठीक से नहीं लिखा, शायद इसको डिस्ग्राफिया हो गया, नहीं इसको बिल्कुल भी टेबल याद नहीं रहता है, ये डिस्कैल्कुलिया होगा, ये एलडी बच्चा है ना। लेट अस नॉट हरी अप इन लेबलिंग द चिल्ड्रन without doing a proper assessment। assessment करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये assessment ही नहीं, हमें अगर जरूरत पड़े तो we should go into a functional academic achievement test। मतलब ये जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 क्लास लेवल्स का डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि बच्चे को एलडी है। तो असेसमेंट करने के लिए हमारे पास टूल्स होना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ फंक्शनल असेसमेंट हमें करना चाहिए और अचीवमेंट टेस्ट करना चाहिए, पता तो चले कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आ रहा है, कौन से लेवल पे समझ में आ रहा है। फॉर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स, बट हम यहाँ पे मैं बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पॉपुलर टूल्स में यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक तो हो गया है ग्लैड ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन निपिट सिकंदराबाद में डेवलप किया। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं क्लास 1 to क्लास 4 इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ऑल्सो रीजनल लैंग्वेज तेलुगु, ओके। तो इससे पता चलता है कि क्या बच्चे का understanding, comprehension, is it at that particular class level or not, okay। साथ ही साथ other neurological errors भी इसमें हमें पता चलते हैं। Then you have another test developed by SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई, DTLD का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये भी 8 years to 11 years के लिए ही यूज किया जाता है। पूरे 10 सब टेस्ट है इसमें, ये सारे डोमेन्स के ऊपर टेस्ट आइटम्स है। गिव्स यू अ वेरी गुड इंसाइटफुल पिक्चर where the child or the student is having difficulty in performing a particular task, जिसकी वजह से उसको लर्निंग में इतना दिक्कत हो रहा है। Then DTRD again developed by SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई, ओके। ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें सिर्फ रीडिंग डिसेबिलिटी ही हम टेस्ट कर सकते हैं, इसमें राइटिंग के बारे में कुछ टेस्ट नहीं होता। दिस इज बेसिकली रीडिंग, ओके। So again 8 to 11 years है। phonemic skills, linguistic skills, fluency, accuracy, बात करने का, ये सारे domains इसमें हैं। Then this is a screening checklist, okay। This is a basic checklist for screening LD, learning disability। ये 6 to 13 years के लिए यूज करते हैं and this is in Marathi language। 30 items है और ये 30 items जो है they are covering all these areas like visuomotor, memory, comprehension, thinking, psychomotor skills and all। अभी दुनिया आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा मतलब हमारे लाइफ्स में आ गया है कि now it has also come into the field of disability rehabilitation। I think we should in a way COVID has taught all of us to become टेक फ्रेंडली। अदरवाइज कभी हमने अगर 5 साल पहले पूछा होता तो शायद हम ये ऑनलाइन सेशंस वगैरह की बात भी नहीं सोच रहे हैं। तो
क्या हम ऑनलाइन बच्चों को स्क्रीन नहीं करेंगे एसएलडी के लिए? यस, देयर इज अ टूल, फर्स्ट स्क्रीन बाय ऑर्किड्स। यहाँ पे 4 to 18 ईयर्स के बच्चों को हम स्क्रीन कर सकते हैं। This is a free app available in Google Play Store. All of you can download it. Please, I request you, use it, understand it. क्या क्या आइटम्स टेस्ट कर रहे हैं, क्या सही में हम बच्चे को डिफिकल्टी को इस स्क्रीनिंग ऐप से स्क्रीन करेंगे? ये आप जरूर देखिएगा एक बार। देन there is dyslexia assessment for languages of India, DALI. This is developed by National Brain Research Center. Okay, इसमें भी 4 languages, because India is a country with such a huge variation. जब भी हम language की बात करते हैं ना, the most important difficulty is इतने सारे languages हैं, कम से कम 28 तो languages हैं जो officially recorded हैं, unofficially तो इतने सारे हैं। तो हम assess करना है तो not only culturally, linguistically relevant, appropriate, suitable टूल को कैसे सेलेक्ट करेंगे जब अवेलेबल ही नहीं है? तो ये डाली जो है थोड़ा सा हमारा काम आसान कर दिया। ये 4 लैंग्वेजेस में है, मराठी में है, कन्नड़ा में है, तेलुगु में है, देन हिंदी में है। सो दिस कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीनिंग टूल फॉर द स्पेशल एजुकेटर्स, तो वो स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद दिस another tool is that is for psychologists for an in detail assessment. तो ये सब जब इतना डिटेल में जब हम एसेस करेंगे ना, तब जाके हमें पता चलेगा कि बच्चे को एक्चुअली कहाँ पे है। ये जो यहाँ पे जो हम एसएलडी से कर रहे हैं, दिस ओनली गिव्स यू अ वेरी ब्रीफ and overview of the difficulties which the child is facing in a nutshell. Okay, but ये जो टूल्स जब आप यूज करोगे तो आपको मतलब टीचर को या फिर अदर रिहैब प्रोफेशनल्स हु आर डीलिंग विद चाइल्ड विद एक्सएलडी विल गेट अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड व्यू अबाउट वेयर एग्जैक्टली द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी। हाँ, बच्चे को मैथ्स नहीं आता है मैडम, मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स में क्या नहीं आता है? नंबर काउंट करना नहीं आ रहा है, एडिशन करना नहीं आ रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करना नहीं आ रहा। एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आई विल बी मोर वरीड अबाउट दैट ना। तो दैट यू विल गेट टू नो बाय यूजिंग ऑल दिस पर्टिकुलर टूल्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस। जब मैं एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन बोल रही हूँ, these are proven and backed by immense research data. Okay, ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ मैंने ये एक बच्चे के ऊपर कर लिया, ये इफेक्टिव है तो ये सारे बच्चों के ऊपर इफेक्टिव होता है ना। ये जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे जो इंटरवेंशन, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बहुत डिटेल में जाने के लिए हमें हर एक चीज के लिए हमें एक एक सेशन लगाने की जरूरत हो जाएगी, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहती हूँ कि क्या क्या एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस है जो एसएलडी बच्चों के लिए यूजफुल है, जो काम आएंगे। ओके, सबसे पहले एसएलडी इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग कहाँ पे होती है? वी आर वरीड अबाउट द एजुकेशन, तो द मेजर रोल ऑफ इंटरवेंशन इज एजुकेशनल इंटरवेंशन। There is no doubt about that. उसमें कोई भी शक नहीं है या फिर दूसरे सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है। The children need educational intervention. If they have SLD, they need special education, they need remedial support, they need resource room support. इसके बगैर कोई भी SLD बच्चा सक्सेसफुली अपना एजुकेशन कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो रेमेडियल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट, रिसोर्स रूम सपोर्ट में क्या होता है? डेफिनेटली इन द रेमेडियल सपोर्ट, इन द रिसोर्स रूम, the resource teacher, the special educator identifies the strengths of the child, the limitations of the child, कहाँ पे इसको मुश्किल है वो आइडेंटिफाई करके उस एरर को वो सजेस्ट करेंगे, उस एरर को वो करेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एरर एनालिसिस स्ट्रेटजी। पहले एरर को आइडेंटिफाई करो, फिर उस एरर को करेक्ट करो,
एनालाइज करो एंड उस एरर को करेक्ट करो। एरर करेक्शन स्ट्रैटेजी, एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर एनालिसिस एंड एरर करेक्शन। ओके, ये हो गया। अब बच्चे को स्पेलिंग्स में डिफिकल्टी है, so there are lot of teaching strategies, no word attack strategy है, multisensory teaching strategy है, blending approach है, phonetic approach है। ये सारे approaches को use करते हुए the remedial instructor, the resource room teacher will teach to the child wherever there is a skill deficit, जहाँ पे उसको कमी है वहां पे वो add on support, extra support उनको दिया जाता है। Then very important is curricular modifications and accommodations. Very fortunately, Indian government, the CBSE board, the SSC board, different state boards are very, very proactive in giving them various concessions, provisions, accommodations to, for students with special needs. But सिर्फ accommodations करने से कोई काम नहीं होगा, मॉडिफाई भी करना है करिकुलम को। बच्चे का करिकुलम जहां तक हो सके मिनिमम लेवल पर मॉडिफाई करेंगे तो देन इट विल हैव अ वेरी ग्रेटर इम्पैक्ट। देन रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी, बहुत सारे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज है। उसके बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है चाइल्ड एंड वेदर द चाइल्ड इज एबल टू टेक। Say for example, I'll tell you there is a method or a strategy called constant time delay. Constant time delay strategy use करके बच्चों को हम राइटिंग सिखा सकते हैं, रीडिंग सिखा सकते हैं, स्पेलिंग सिखा सकते हैं और एनी अदर एकेडमिक स्किल सिखा सकते हैं। नाउ ये हो गया हमारा इंटरवेंशन। तो इस इंटरवेंशन के लिए क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है बच्चा? Now this approach is called as response intervention strategy. Then metacognitive strategies. बच्चों को ये हमें सिखाना है कि उनको कैसे सीखते हैं। See now every child learns in a very unique manner. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो they are predominantly auditory learners. नहीं मुझे ये सब मत दिखाओ, तुम मुझे समझा दो, मैं समझ जाऊंगा और मैं लिख लूंगा। मतलब the child is mostly an auditory learner. कुछ लोगों को आप कितना भी एक्सप्लेन करो, कितना भी समझाओ, अंत में बोलेंगे एक बार मुझे ये पेपर दे दो, मैं एक बार देख लूंगा। मतलब आई एम मोर ऑफ अ विजुअल लर्नर। ओके, सो व्हेन आई नो हाउ आई एम गोइंग टू लर्न बेटर, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये अवेयरनेस, ये ओरिएंटेशन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में होता है। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से सीखेंगे तो वो बेटर समझते हैं, किस तरीके से सीखेंगे तो वो बेटर याद रखते हैं। ओके, दैट इज ऑल अंडर मेटाकॉग्निशन। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी हैज कम इन सच अ बिग वे। मुझे राइटिंग में डिफिकल्टी है तो राइटिंग का एक्सरसाइज कम करो, यूज कंप्यूटर्स, use other devices, use spell checkers, and then make it easy for the child. Okay, so ये हो गया है mostly educational intervention. Remember, many of children with SLD also have psychosocial issues. Depression में चले जाते हैं, stress में चले जाते हैं. They feel that they are not good for anything, they are not fit for anything. In that case, counseling is very important. फैमिली काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चे को डिफिकल्टी है। ये नहीं बोलना है कि बच्चा लेजी है, बच्चा आलसी है, बच्चा तो एकदम बिगड़ गया है। नॉट ओनली फैमिली, टीचर काउंसलिंग भी जरूरत है। देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सम ऑफ द चिल्ड्रन विद SLD might become little stubborn. Okay, because मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे टीचर नहीं करवाना है, तो आई थ्रो अ टैंट्रम एंड देन एस्केप फ्रॉम द टास्क। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। ओके, कुछ LD बच्चों में कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होंगे जिसको इमीडिएट अटेंशन देना होता है, तो वहां पे मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिसिन की जरूरत है, जैसे सीजर्स है, फिट्स है, एपिलेप्सी है, या फिर कोई अदर मेडिकल कंडीशन। जैसे LD बच्चे को थायराइड हो गया है, इफ यू डोंट मैनेज थायराइड देन इट विल हैव अदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये बच्चा एनीमिक है, देन यू नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन। ओके, तो कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन देना। देन डेफिनेटली
स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एसएलडी बच्चों को कोई ग्रॉस मोटर डिफिकल्टी नहीं होता है कि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, ओके, दे आर ओके विद दैट, इसलिए इधर फिजियोथेरेपी नहीं। बट एसएलडी बच्चों में बहुत सारा फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एरर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्टी होता है, दे नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट for fine motor coordination improvement, for handwriting and all. So occupational therapy is very very important. ये तो language disability है, तो speech and language therapy तो देना ही पड़ेगा उनको, vocabulary development करने के लिए, articulation के लिए, अच्छे से understand के लिए, करने के लिए, comprehension के लिए speech and language therapy बहुत ही जरूरत है। अब ये हो गए हैं evidence based interventions, मतलब जो proven है, रिसर्च ओरिएंटेड है, जो सिस्टमैटिकली बहुत सालों साल रिसर्च करके ये स्ट्रैटेजीज काम करेंगे, साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रूवन इंटरवेंशंस। अभी हम एक नजर डालते हैं अनप्रूवन इंटरवेंशंस विथ वेरी लिटिल एविडेंस। ओके, अनप्रूवन विथ लिटिल एविडेंस मतलब बहुत ही कम रिसर्च किया गया है, बहुत ही कम एविडेंस है, और ये अभी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुए हैं। तो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि क्या रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन है और क्या ऐसे ही सबने इसको पॉपुलर कर दिया। जैसे मेगा विटामिन, मतलब आप पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, बट नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, आई एम गुड, बस 10 मिनट्स में हो जाएगा। हाँ तो बता दे, सॉरी फॉर मेगा विटामिन। आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ ये विटामिन, ये गोली खा लो, ये विटामिन कर लो, आपका IQ बढ़ जाएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, और बच्चा एकदम फुल एक्टिव हो जाएगा, एलडी ही नहीं रहेगा, पूरा एलडी का नामो निशान खत्म हो जाएगा ना। विटामिन्स डू अ पर्टिकुलर जॉब। विटामिन्स लेने से लर्निंग डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, बच्चे में जो डिफिकल्टी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे। देन पैटर्निंग एक्सरसाइजेस, कुछ लोग बोलेंगे ये ब्रेन जिम है, ये ब्रेन एक्सरसाइज है, दिस इज कॉग्निटिव एक्सरसाइज एंड ऑल, एंड देन दिस विल हेल्प इन better understanding, better perception, better memory. No, please think whether it is backed up by research or not. Then certain eye exercises, special classes, okay, वो भी सजेस्ट कर रहे हैं आजकल, ओके, इन सब चीजों के ऊपर मत जाइए। स्पेशल डाइट्स आ रहा है कि आप ये डाइट खा लो, आपका मेमोरी बहुत बढ़ जाएगा, आप ये फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, आपका ये कम हो जाएगा। ये नो, दीज आर नॉट बैड फूड। कुछ फूड ना खाने से एलडी नहीं रहेगा, कुछ फूड एक्स्ट्रा खाने से बहुत ज्यादा मतलब बच्चा इंटेलिजेंट और होशियार बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देन मेडिसिन टू इम्प्रूव और टू एनहांस अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी। ऐसा कोई मेमोरी नहीं है जो हमारा, कोई मेडिसिन नहीं है जो हमारा मेमोरी पावर को इम्प्रूव करे। अगर ऐसा मेडिसिन है तो हम सब लोग भी एग्जाम के पहले ले सकते हैं ना। हाँ, गोली खा लिया और मेमोरी एकदम से दुगना हो गया, साहब ने एग्जाम में अच्छे से कर लिया है। हाँ, हमको भी अटेंशन प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी चीज में कभी कभी मन नहीं लगता, वी डोंट कॉन्सेंट्रेट, गोली ले लिया, अटेंशन एकदम वापस आ गया और पूरा काम कंप्लीट हो गया। ऐसा कभी होता है? आपने कभी ऐसा देखा है? Please don't go with it. Even if people tell, I would request, I would appeal. आप सबसे विनती है कि पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए और सही एक्सपर्ट के पास उनको रेफर कीजिए। हम हर चीज का एक्सपर्ट तो है नहीं, बट हम राइट रेफरल तो कर सकेंगे ना। We can do a right referral, right? So these are unproven interventions. Okay, so with this I am about to close. ये बस मैं एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ CBSE बोर्ड का ये एजुकेशनल कंसेशन से, बिकॉज SLD काफी हद तक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में रहता है। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए CBSE बोर्ड क्या दे रहा है? See, they have flexibility in choosing subjects. हाँ, बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता है तो 9th 10th में आप मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स 8 तक पढ़ लिया काफी है।
ओके, रिलैक्सेशन ऑफ अटेंडेंस ऑन रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अटेंडेंस के लिए, ओके, रिलैक्सेशन, होम स्कूलिंग करेंगे बोल के, दैट इज पॉसिबल। एग्जाम्पशन इन स्टडीइंग सेकंड लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, एलडी इज अ लैंग्वेज डिसेबिलिटी ना, तो बेसिकली लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज ही पढ़ना अलाउड है सीबीएसई में, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देन you can get a reader, prompter, scribe and compensatory time. Reader जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ के सुनाएगा, प्रॉम्प्टर जो आपको प्रॉम्प्ट करेगा अपने मदर टंग में कि क्या ये क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करेगा, स्क्राइब आपके इंस्टेड ऑफ यू दे आर गोइंग टू राइट द एग्जाम बट दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू टेल द आंसर। ऐसा नहीं है कि मेरे बदले में कोई और लिख रहा है, नहीं, मैं बैठ के आंसर दे रही हूँ और फिर मैं जो आंसर बता रही हूँ वो दूसरा बच्चा लिख रहा है। कॉम्पनसेटरी टाइम इज एक्स्ट्रा टाइम। देन एग्जामिनेशन रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर में भी रूम उनको दे सकते हैं। एंड देन ऑप्शन ऑफ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, होम साइंस हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, ये सब भी हम ले सकते हैं। ऑप्शंस ये दिया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को बताएंगे। स्क्राइब मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 1 आवर मिलता है। अगर कोई भी एग्जाम 1 आवर का है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स का मिलेगा। अगर 3 आवर्स का एग्जाम है तो उनको 1 आवर का एक्स्ट्रा टाइम, कॉम्पनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। These are the facilities given by the CBSE board for children with learning disabilities. Okay, ऐसा ही स्टेट बोर्ड्स ने भी कुछ रूल्स निकाले हैं, जैसे तेलंगाना बोर्ड का अलग प्रोविजन है, महाराष्ट्र बोर्ड का अलग प्रोविजन है। आप पता करो आपके स्टेट में क्या मतलब रूल्स हैं, गाइड्स हैं, एंड देन गाइड द टीचर्स, देन गाइड द पेरेंट्स टू हाउ टू अवेल दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे हाँ ये है मुझे दे दो बोले तो नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अप्लाई कब करना पड़ेगा? 1 साल पहले ही अप्लाई करना है अगर यू वांट दिस फैसिलिटीज। ओके, नेट में जाएंगे, ये ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे तो आपको ये सारा कंसेशंस, एग्जाम कंसेशंस वगैरह सब आ जाएंगे। तो अप्लाई 1 ईयर अहेड, डोंट डिले। मतलब अभी 1 महीने में बोर्ड एग्जाम है तो अभी आप शुरू करोगे तो आपको ये सब मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो साल के शुरुआत में ही करेंगे ना तो बेटर रहेगा। ओके, so I think it's already 1:05. I am going to stop my presentation over here with just one final word. LD is not a roadblock to success. Okay, मतलब मुझे LD है इसीलिए मैं successful नहीं बना, नहीं। There are many examples where persons with SLD are very, very successful. You only have to see what are the strengths and limitations which are existing together, and then try to see how you can support the child to perform better in all aspects of life. Okay, that's all. Thank you from my side. अगर आपको कोई questions है, if you have any questions, please let me know. हम 2-4 questions ले सकते हैं। मैम कुछ Yes, कुछ प्रतिभागियों के क्वेश्चन है कि हाँ। जैसे हम एसएलडी के बच्चे की अगर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेट करना है एक एजुकेशनल असेसमेंट एरिया में, तो कौन सी एप्रोप्रिएट हाँ। चेकलिस्ट को हम यूज कर सकते हैं? तो कोई भी एक चेकलिस्ट एप्रोप्रिएट है ऐसा हम नहीं बोल सकते। आपको मैंने बहुत सारे टूल्स का, 1 मिनट मैं थोड़ा ये क्लोज कर दूं सो दैट मैंने आपको पूरा टूल्स का लिस्ट दिया है कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है सीमा? यस मैम, यस मैम। आप डिसाइड करो कौन सा चेकलिस्ट बच्चे के लिए यूजफुल है। आपको सिर्फ रीडिंग एसेस करना है तो आप सिर्फ DTRD यूज करोगे। आपको सिर्फ ग्रेड लेवल असेसमेंट करना है, अचीवमेंट नोट करना है तो ग्लैड यूज करो। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द, ये नहीं है कि हाँ ये टूल सबसे अच्छा है बाकी टूल्स अच्छे नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ओके, depends upon the age of the child, depends upon the which
किस क्लास लेवल में है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू। आपका पर्पस क्या है असेसमेंट करने के लिए? मैं तो कहूंगी बहुत सारे टीचर में टेस्ट आप डेवलप कर सकते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफिकल्टी द चाइल्ड इज हैविंग। टीचर में टेस्ट तो हम खुद ही बना सकते हैं, ओके? जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही रहना है, ओके? ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का कार्यक्रम अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट एंड इंटरवेंशन पर आधारित था। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़ी मैडम डॉक्टर आर शिल्पा मनोगना मैम का। आपने बहुत ही सरल शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे हम सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ श्रीमती मीना कुमारी शर्मा मैम का। आपके मार्गदर्शन के अनुसार आशीर्वचन के प्राप्त किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका योगदान रहा। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का। आप कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम सभी लोगों को प्रेरणा और अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करते रहते हैं, जिससे हम आप कार्यक्रम करने में सफल हो पाते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों का, जो सुदूर क्षेत्रों से जुड़कर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे सहयोगी आयोजक श्री राजीव सर का, नागेश सर का, श्रीमती सविता मैडम का, और आपके सहयोग से हम कार्यक्रम को करने में सफल हो सके। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ टेक्निकल सहयोगी श्री सुमित सर का, साथ ही साथ सीआरसी के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण का, जिन लोगों का नाम नहीं लिया जा सका। क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी धन्यवाद। ओके मैम। मैम